गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करना है हमें चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन। चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। दो पार्ट में हम इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं बच्चों, एक गवर्नमेंट बजट और एक इकोनॉमी। और समझाने वाला तो मैं कुछ हूं नहीं आज आपको, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिटेल में कराया हुआ है। आज तो चीजों को हमें जस्ट क्या करना है, रिकॉल करना है, ठीक है ना। शायद मेरा भी इंटरेस्ट है और शायद आपका भी कुछ भला हो जाए। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मेरी प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बाद में कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया इतने चैप्टर कराए थे तो एक में ही क्यों दम तोड़ दिया आपने, ठीक है ना। हालांकि रिवीजन कराया हुआ है बच्चों, लेकिन वो कोई दूसरी फॉर्म में है, कोई बात नहीं। आप बता दो, है ना। आज तो दिन तो शुभ मंगल हमारा हो ही जाएगा, क्योंकि अपने सुप्रीम लीडर का हमें फोटो देखने मिल गया सुबह सुबह, वो भी ठीक है ना। तो चलिए जी, मोदी जी का नाम लेकर के चैप्टर के रिवीजन की करते हैं शुरुआत। और आज तो बता ही दीजिए, आज मत छोड़ना कोई भी कसर। मुझे बताओ, हर एक गवर्नमेंट चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, है ना, चाहे वो कांग्रेस से बनी हुई गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी से बनी हुई हो, कोई भी गवर्नमेंट अपने लोगों का वेलफेयर चाहती है कि नहीं चाहती है? हाँ जी। और वेलफेयर करने के लिए उसे बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है आपको? ये बचपन में बहुत बजाया हमने इसको, ठीक है ना। हाँ जी। तो गवर्नमेंट वेलफेयर करती है लोगों का, और वो वेलफेयर करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। और सामने अगर उनको हम कैटेगराइज करें तो लिखा हुआ है 3 एक्टिविटीज मेजरली परफॉर्म करनी होती है: इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और वेलफेयर एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज बोले तो हमें देश का जो इंफ्रा है वो बिल्ड करना है, यानी कि डैम्स बनाने हैं, पावर प्लांट, रोड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और आपके एयरपोर्ट्स, आपके ब्रिजेस हो गए, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वो सारी चीजें, हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। ये इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज हो गई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गवर्नमेंट पीएसयूज चलाती है। क्या चलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन करने के लिए। और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी गवर्नमेंट करती है, जैसे कि रेलवे चलाती है। रेलवे हालांकि खुद का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, लेकिन रेलवे में वो डिपार्टमेंट वाली कम फीलिंग आती है, वेलफेयर की ज्यादा फीलिंग आती है। बिकॉज जितने सस्ते में रेलवे आपको इधर से उधर फेंक के आती है, उतने सस्ते में कोई फेंक के नहीं आता। तो ये सुन लो। और भी बहुत सारी वेलफेयर एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें। पीडीएस चलाती है देश के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सारे लोग वाकिफ होंगे उससे। और ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बेटा बहुत मोटा पैसा लगता है। ऐसे फ्री में तो होती नहीं है एक्टिविटी, बहुत मोटा पैसा लगता है। और जब आप देखो, हमें अपने घर को मैनेज करने के लिए, एक छोटे से घर को मैनेज करने के लिए जहाँ पे 4 लोग हैं, उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो जहाँ पे 150 करोड़ लोगों का देश है ना, और उसमें इतने बड़े पैमाने पे, छोटा मोटा तो कोई देश नहीं है, और बहुत बड़ा देश है, और इसमें इतने बड़े स्केल पे एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या उस फंड्स को कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से कितना कलेक्शन होगा, क्या उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और वो मैनेज जो हम करते हैं वो एक टूल के थ्रू करते हैं, जिस टूल को बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? हमें यहाँ पे क्या पढ़ना क्या है? गवर्नमेंट बजट, है ना। बजट तो हमें पता है कि बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सपेक्टेड नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कौन सा बजट पढ़ना है? गवर्नमेंट बजट। सारे बच्चे बोल दो, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? Government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditure during a given fiscal year. एक आने वाले साल में कहां कहां से गवर्नमेंट कितना कितना कलेक्ट करने वाली है, और कहां कहां पर कितना कितना खर्चा करने वाली है, ये सारी चीजें जिस स्टेटमेंट के अंदर लिखी होती है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट बजट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो एस्टिमेटेड नंबर्स होते हैं कि एक्चुअल नंबर्स होते हैं? वो एस्टिमेटेड होते हैं, क्योंकि एक्चुअल तो वो जब परफॉर्म हो जाएगा वो तब होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, वैसे तो वो ईयरली भी बनाती है, हाफ ईयरली भी बना सकती है, मंथली बना सकती है, लेकिन हम जो मेजरली जो पढ़ रहे हैं वो कौन से बजट की बात कर रहे हैं? जो जो ईयरली बजट बनाती है ना, जो फिस्कल बजट बनाती है। कौन सा बजट बनाती है? और बच्चों, ये जो फिस्कल बजट बनता है ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के लिए बनता है, ये जो बजट बनता है, ठीक है ना। और इसी को आप ऐसा बोल सकते हो कि जो फिस्कल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। भैया फिस्कल ईयर क्या? इकोनॉमिक्स में अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर बोलते हैं। और यही बच्चों क्या होता है, अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर होता है आपका,
ठीक है ना। अच्छा, बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हमें देखने होंगे। बजट हर एक गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और लोकल गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो रेस्ट्रिक्टेड है केवल किस पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनियन बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन बजट। अच्छा, जो बच्चों एस्टिमेटेड उसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं बजट के अंदर, वो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, बहुत डिटेल में समझाई थी ये वाले बुलेट मैंने आपको, कि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट उसके अंदर नंबर्स लिखती है कि कितना हमारे को कलेक्शन करना है और कितना कितना पैसा खर्च करना है। अगर गवर्नमेंट का मकसद, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्शन ज्यादा करेगी और खर्चा कम करेगी। और अगर मकसद क्या है, सोशल वेलफेयर है, तो उस केस में लोगों के ऊपर खर्च ज्यादा करेगी और कलेक्शन कम करेगी। तो वो ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मुझे बता दो, बजट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन करता है, किस दिन करता है, आज के दिन में 1 फरवरी में करता है। से यस और नो। और करंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो ताई जी है, ठीक है ना। कौन, बोलो ना, ताई जी का नाम क्या है, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताओ बच्चों, बजट जो प्रेजेंट, ये तो सारा कुछ हो गया, बजट कितने दिनों के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए, 75 डेज के अंदर अंदर लोकसभा से और राज्यसभा से बजट क्या हो जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए। बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसकी एग्जामिनेशन में कवरेज आपको देखने ही मिलेगी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हम बनाते क्यों हैं, बैक टू बैक चिपक की हेडिंग बता दो। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, reducing inequalities in income and wealth, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक छोड़ दिया आपने बीच में, चलो इकोनॉमिक ग्रोथ, और लास्ट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। कुछ कुछ हो रहा है ना आपको, कुछ कुछ हो रहा है ना, वापस से दोबारा बोलो। पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा reducing inequalities in income and wealth, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ, और पांचवा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और छठा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है हम उन्हें क्या कर सके, रीएलोकेट कर सके, क्या कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। और रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, टैक्स कंसेशंस और सब्सिडीज प्रोवाइड करा करके। और अगर सामने वाली पार्टी तैयार नहीं है क्या करने के लिए, कोई वेंचर को चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उसे क्या करती है, उसकी जिम्मेदारी लेती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती है गवर्नमेंट, यानी कि डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अगर ज्यादा रिसोर्सेज हमें चाहिए कहां पे, ऐसी जगह जहां पे सोसाइटी का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा टैक्स वगैरह लगाती है किनके ऊपर, जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि नार्कोटिक्स वगैरह हो गए, हेरोइन हो गए, है ना, आपके हेम्प वगैरह हो गए, या ऐसे प्रोडक्ट जिनसे सोसाइटी बिगड़ती है। और सब्सिडीज किनको देती है, जो सोसाइटी के यूज में आने वाले प्रोडक्ट है, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, है ना, जो डेली यूज की आइटम्स होगी, या जो नेसेसरी आइटम्स होगी हमारे लिए, ठीक है ना, तो उन चीजों पर क्या देती है गवर्नमेंट, सब्सिडीज देती है, उन बिजनेसेस को क्या करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, है ना। और फिर भी अगर इतना कार्यक्रम करने के बाद में अगर सामने वाला तैयार नहीं है कोई बिजनेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है हम खुद करेंगे ये काम। जैसे वाटर सप्लाई या जो साफ सफाई का जो कार्यक्रम है, ये थोड़े समाज सेवा के कार्यक्रम होते हैं, इनमें पैसा नहीं बना सकते आप, क्या नहीं बना सकते, तो प्राइवेट पार्टी इनमें क्या नहीं करती है, एंटर नहीं करती है। आप बोलोगे भैया करती है एंटर, दिल्ली के अंदर टाटा सप्लाई करती है पानी, तो बेटा वो दिल्ली भी तो है ना, वो दिल्ली भी तो है, वहां पे लोग पैसा दे देंगे। तुम इधर लेके देखो, 20 रुपए की तुम बिस्लरी खरीद लोगे, इधर आकर के अगर मैं तुम्हें एक गिलास पानी पिला दूं बहुत प्यार से, और मैं तुम्हारे से पैसा मांगने लगूं कि 5 रुपए दे दो, तुम दोगे नहीं, पानी का पैसा लगता है क्या, 20 रुपए की बिस्लरी ले लोगे आप, ठीक है ना। तो इन ये जो काम है इनमें पैसा नहीं बनता है, तो प्राइवेट पार्टी इंटरेस्टेड नहीं होती है ना। साफ सफाई के कार्यक्रम हो गए, तो फिर जब प्राइवेट पार्टी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, तो गवर्नमेंट इन काम को खुद करती है। सवाल ये सारा कुछ बता चुका हूँ बच्चों में आपको। सवाल ये है कि सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज वो नहीं जो आप सोचते हो, प्रॉपर डिफरेंस बताए, तो सब्सिडीज क्या होती है एक्चुअल में। सब्सिडीज आर द डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स, ठीक है ना। ये वो सब्सिडी नहीं होती जो तुम्हें एलपीजी पे मिलती है, वो तो तुम्हारा ही पैसा तुम्हें मिल रहा है सब्सिडी बोल के, वो तो पागल बनाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे सब्सिडी किसको मिलती है, एलपीजी सिलेंडर जो प्रोड्यूसर है उनको मिलती है,
क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एलपीजी प्रोड्यूस करने के लिए हमें मिलती है जो सब्सिडी, आजकल तो वैसे भी 1-2 रुपए की मिलती है, वो सब्सिडी नहीं होती एक्चुअल में, वो सब्सिडी होती है जो गवर्नमेंट ने उन प्रोड्यूसर को दी है, ठीक है ना। और डायरेक्टली अंडरटेक द ये बताई दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है बच्चों रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। सरकार बजट इसलिए बनाती है ताकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, वो जो उनके बीच की जो दूरी है वो क्या कर सके, हम कम कर सके, है ना। ये बोल रहे हैं, लेट सपोज ये जो गरीब लोग हैं बोल रहे हैं, वो एक गाना है ना, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, गवर्नमेंट बोलती नहीं हुई तो कर देंगे भाई, क्या बना करके, गवर्नमेंट बजट बना करके, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। आप मुझे बताइए यहाँ पे अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाते हैं कि कम लगाते हैं, और फायदा ज्यादा किसको देते हैं, जब अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अमीर थोड़ा गरीब होएगा, और गरीब को फायदा देंगे तो गरीब का थोड़ा स्टैंडर्ड रेज होएगा, तो जो दोनों के बीच की दूरियां थी बोले वो पूरी काम हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो वो क्या करती, गवर्नमेंट बजट बना करके ये जो दूरियां है उनको कम करने का काम करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, कभी मार्केट में रिकवरी चल रही है, कभी मार्केट बूम पे चल रही है, कभी मार्केट रिसेशन में आ गई, कभी डिप्रेशन में आ गई, ठीक है ना। ये अलग अलग क्या चलते रहते हैं, साइकिल्स चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट बना करके इन साइकिल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आप मुझे बताओ इन्फ्लेशन के टाइम पे कैसा, या बूम के टाइम पे कैसा बजट बनाती है गवर्नमेंट, सरप्लस बजट। बिकॉज सरप्लस बजट में क्या होता है, लेती ज्यादा है और खर्चा कम करती है। तो जो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रखी थी वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। सारे बच्चों को बैकएंड में पता है कैसे होती है, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मार्केट रिसेशन में है तो उस टाइम पे कैसा बजट बनाते हैं, डेफिसिट बजट बनाते हैं, घाटे का बजट बनाते हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं और कलेक्शन कम करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अच्छा, ऊपर एक लाइन और बोल देता हूं कि अगर गवर्नमेंट जब जरूरत हो तो सरप्लस बजट बनाती है, जब जरूरत हो तो क्या बनाती है, डेफिसिट बजट बनाती है। तो उससे क्या हो जाता है, हाँ उससे बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के अंदर क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस चल रही है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट किसको मैनेज करती है बजट बना करके, पब्लिक एंटरप्राइजेस को। जो पीएसयूज होती है, ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो मांगेंगे तो हमें इतना पैसा दे दो तो एकदम से पैसा दे देंगे। वो कहाँ पे पास होता है, पहले बजट में पास होता है। कहाँ पे पास होता है कि हमें रेलवे को इतना पैसा देना है, पोस्ट ऑफिस को इतना पैसा देना है, ये जो बाकी सरकारी कंपनीज है, जैसे कि कौन कौन, हाँ भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी, आईओएल, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, बीएसएनएल वगैरह। तो इनको फंड्स अलॉट करने के नहीं करने की वो बजट में पास होता है। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट होता है किसका, पब्लिक एंटरप्राइजेस का। नेक्स्ट है बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर के आती है बजट के अंदर जहाँ पे क्या होती है, जो ग्रोथ होती है देश की वो एंश्योर की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बहुत सारी पॉलिसीज बताई थी, बहुत डिटेल में बताया था कि उन्होंने क्या लेके आया, वो एनएचआई के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तो ऐसा हाईवे वगैरह बनेंगे जहाँ पे इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ होगी, और साथ में आपको हम टैक्स बेनिफिट दे देंगे, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। अलग अलग गवर्नमेंट ने क्या दे के रखी है कि एनपीएस में पैसा डालो, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालो आप, ठीक है ना। या आप क्या कीजिएगा, आप एलआईसी में पैसा डालो, ठीक है, या आप कोई इंश्योरेंस ले लो, आप चैरिटी करो, डोनेशन दो, है ना। तो अलग अलग क्या है कि रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी ग्रोथ होएगी देश, और फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ होती है। जैसे अब राम मंदिर बन रहा है ना, तो वहां पे अगर हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो हमें इनकम टैक्स में भी फायदा मिलता है। दूसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। और फिर उससे फिर कौन सा साइकिल घूमता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का साइकिल घूमता है। अब लोग उधर जाएंगे, है ना, तो पैसा खर्ची करेंगे, उधर आसपास में होटल्स वगैरह होंगे तो वो बनेंगे, वहां पे लोग रुकेंगे, तो पूरा इकोनॉमिक साइकिल घूमता है। तो कह रहे हैं कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट बजट में ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर के आती है जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से सेविंग्स को देन फिर इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, एनकरेज करती है, वो बजट में ही आता है ना। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हम कहाँ पे फंस गए, तो अपने दिल को थाम के बैठिए, अब फंस गए तुम, ठीक है ना। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू क्या भी करती है, हाँ, जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, जो एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन हो रखा है, उसे भी कम करने का काम करती है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो डेवलप नहीं होते। तो गवर्नमेंट ज्यादा इंसेंटिव्स कहाँ पे देती है, जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, ताकि वो भी क्या बन जाए, डेवलप बन जाए, ठीक है ना। उनको सब्सिडीज देती है, बाकी उनको प्लांट एंड मशीनरी जैसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे ग्रांट देती है,
टैक्स कंसेशन देती है, उनके टैक्स फ्री प्रॉफिट कर देती है, टैक्स हॉलिडे देती है कि अगले 10 सालों तक तुम्हारे से कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो ऐसे करके क्या होता है बच्चों, जो एरिया वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और इस चीज के लिए कई बार गवर्नमेंट क्या भी सेटअप करती है, एससीज है, क्या सेटअप करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये ऐसा एरिया होता है, एक नोटिफाइड एरिया होता है जहां से टोटल माल, टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सब एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और गवर्नमेंट इनसे कोई भी टैक्स नहीं लेती, बिकॉज गवर्नमेंट को अपने क्या इंक्रीज करने होते हैं, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने होते हैं। तो यस और नो। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा एक ये भारी भरकम जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइम पे लोड किया है इसमें, तो ये एग्जामिनेशन में इसकी कवरेज देखने रहती है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ बजट। सारे बच्चों को पता है कि बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, ऊपर से देखो तो एक तो रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, नीचे से देखो तो बजटरी रिसीट्स और बजटरी एक्सपेंडिचर के एंगल से भी हम लोग इसे देख सकते हैं। रेवेन्यू बजट के दो बच्चे होते हैं, बोलो, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के कितने बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। मतलब जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो नेचर के होते हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू भी। जो आपकी जो रिसीट्स होगी, ठीक है ना, तो रिसीट्स दो तरह की, जैसे मैंने बोली कि रेवेन्यू भी हो सकती है, कैपिटल भी, तो उसको हम प्रॉपर्ली क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। ऐसे ही एक्सपेंडिचर होते हैं, अगर नीचे से आप देखोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बात। एक एक करके इन्हें देखना चालू करते हैं। ये तो इधर बताया है, स्ट्रक्चर बताया है इन्होंने। यहाँ पे आ जाते हैं बजटरी रिसीट्स। बजटरी रिसीट्स क्या होती है, जो बजटरी रिसीट्स वो एस्टिमेटेड रिसीट्स होती है जो गवर्नमेंट को मिलनी है सारे के सारे सोर्सेज से, ठीक है ना। मतलब जो भी कुल मिला के गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला है वो सारा पैसा क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट्स है, या उनको आप बजटरी रिसीट्स भी बोल सकते हो। और बजटरी रिसीट्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, डिस्को। क्या होती है, क्यों होती है डिस्को। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिनके मिलने से ना ही तो असेट बढ़ती है, ऐसे बोलेंगे हम, ना ही तो लाइबिलिटीज बढ़ती है और ना ही असेट घटती है। पैसा भी मिल गया, ना ही तो, बोलो, ना ही तो लाइबिलिटीज बढ़ी कि मेरे को वापस चुकाना है पैसा, और ना ही तो मेरी एसेट्स क्या हुई, कम हुई। तो बताओ ये दर्द है कि डिस्को है, डिस्को है, ये वही लिखा है। आप मुझे बताओ ये रिकरिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ये रिकरिंग नेचर की होती है, रूटीन नेचर में गवर्नमेंट को मिलती रहती है, ठीक है ना। और कोई भी रिसीट को रेवेन्यू रिसीट होने के लिए क्या करनी पड़ेगी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ना ही तो उससे क्या बढ़े, लाइबिलिटी बढ़े, और ना ही उससे एसेट्स कम हो। और जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है बच्चों, उसको हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू के भी फिर फर्दर कितने बच्चे होते हैं, दो, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जबकि नॉन टैक्स के कितने बच्चे होते हैं, इसके दो होते हैं तो इसके 9 होते हैं। वो सारे आपको नाम भी पता होंगे, अभी कराऊंगा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि जी टैक्स क्या होता है। टैक्स एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट होती है जो हाउस होल्ड ने पे करनी होती है अपनी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को, विदाउट ऑब्टेनिंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न, जिसके बदले में हमें कोई डायरेक्टली बेनिफिट भी नहीं मिलता है, वो टैक्स होता है, ठीक है ना। टैक्स रेवेन्यू क्या होगा, टैक्स से जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ गवर्नमेंट को वो क्या है, टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। टैक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं जैन साहब, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा, अच्छा डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, जिस पे लगा है वही पे करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका जो बर्डन है और इसका जो इंसिडेंस है वो दोनों सेम पर्सन पे क्या करता है, लाई करता है। जो इसका एक्चुअल बर्डन है और उसका जो क्या है बच्चों, लाइबिलिटी टू पे है, मतलब जो उसको पे करना पड़ेगा इम्पैक्ट है, और उसका जो इंसिडेंस है, एक्चुअल बर्डन है, वो दोनों एक ही इंसान के ऊपर लगता है। इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिस इंसान के ऊपर लगा है वही पे करके आएगा। एग्जाम्पल बताओ इसकी, वेरी गुड, इनकम टैक्स। कंपनीज के ऊपर जो लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, वेरी गुड। एक मैट इसका एग्जांपल हो सकता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, वो भी समझाया था क्या होता है ना। ये सब इसके क्या है बच्चों, एग्जांपल है। वेल्थ टैक्स भी हो सकता है, लेकिन आजकल वेल्थ टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम बच्चों कैसा भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है और प्रोपोर्शनल भी हो सकता है।
बात करते हैं अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, लगता किसी देता कोई और, है ना। फाइनली किसकी जेब से जाता है, कंज्यूमर की जेब से जाता है, ठीक है ना। और ये जो टैक्स है ये किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। वो इनकम पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह पे लगता है। इधर ये किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और इसमें बच्चों जो इम्पैक्ट होता है और इंसिडेंस होता है दोनों अलग अलग पर्सन के ऊपर होता है, और फाइनली जाता है ये कंज्यूमर की जेब से। आज के दिन पे इसके सबसे बड़े एग्जांपल बताओ मेरे को, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। पूरा डिटेल में बच्चों 2-3 क्लास लगाई थी, बहुत कुछ समझाया था कि ये कंजप्शन बेसिस पे होता है या इंसिडेंस बेसिस पे होता है ना। पुराने वाले टैक्सेशन में क्या कमी थी जो जीएसटी लेके आना पड़ा, वो सारी चीजें बताई थी। आज वो मसला नहीं है, आज हम आगे करते हैं, ठीक है ना, आगे के टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो पैसा हमें टैक्स से नहीं मिला, हमें मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा हमें टैक्स से नहीं मिला वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और इसके कितने बच्चे होते हैं, 9। गवर्नमेंट को टैक्स से तो पैसा मिलता है, डीटी से और आईडीटी से, लेकिन किससे भी पैसा मिलता है, नॉन टैक्स से। और वो नॉन टैक्स के 9 बच्चे मेरे को 1 बाय 1 करके बोल दो, सामने स्क्रीन पे भी है। पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड, तीसरा फीस, चौथा लाइसेंस फीस, पांचवा फाइन एंड पेनल्टी, छठा क्या बोला आपने, चलो नेक्स्ट बोलो, गिफ्ट एंड ग्रांट, उसके नेक्स्ट, और लास्ट क्या है, स्पेशल असेसमेंट। हटा दो स्क्रीन से, बोलेंगे आप, वेरी गुड। पहला, दूसरा प्रॉफिट एंड डिविडेंड, तीसरा फीस, चौथा, पांचवा फाइन एंड पेनल्टीज, हाँ जी, एस्चीट्स, गिफ्ट एंड ग्रांट, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है ना। एक एक करके यहाँ पे बताऊं आपको, थोड़ा सा रिकॉल कराऊं। चलो पहला देखते हैं इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या देती है, लोन देती है। क्या देती है, प्राइवेट पार्टी को भी दे सकती है और ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो जब गवर्नमेंट लोन देगी तो उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी को इंटरेस्ट मिलेगा। क्या वो टैक्स रेवेन्यू है, नहीं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। और बच्चों है कौन सा रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रिसीट्स है। कौन सी रिसीट्स है, क्योंकि इंटरेस्ट के मिलने से ना ही तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही गवर्नमेंट की असेट्स क्या होएगी, कम होएगी, है ना। तो है तो ये रेवेन्यू ही, लेकिन कौन सा रेवेन्यू के अंदर, नॉन टैक्स है। कौन सा है, इंटरेस्ट हो गया। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवे है, इनसे तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्या आता है, प्रॉफिट आता है। डिविडेंड क्या, गवर्नमेंट की बहुत सारी पीएसयूज होती है जहां पे गवर्नमेंट 51% या उससे ज्यादा क्या करके रखती है, इन्वेस्ट करके रखती है, तो उनसे क्या आता है, डिविडेंड आता है। क्या आता है, तो वो गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया। आपको प्रॉफिट और डिविडेंड में फर्क समझ में आया। प्रॉफिट किन से आता है, डिपार्टमेंट से, और डिविडेंड किससे आता है, पीएसयूज से। अच्छा, गवर्नमेंट को फीस मिलती है, फीस किस चीज की मिलती है ना, लाइसेंस फीस तो अलग होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम डोमिसाइल बनाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो गवर्नमेंट उनकी क्या करती है, फीस चार्ज करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, लाइसेंस फी। अगर आपको कोई लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट उसकी फी चार्ज करती है, तो वो भी गवर्नमेंट का एक क्या है, रेवेन्यू है। जैसे कि आपको क्या लेना है, ऑल इंडिया परमिट लेना है ना, किसके लिए, व्हीकल के लिए, कमर्शियल व्हीकल के लिए। या दूसरा आपको क्या करना है बच्चों, गन का लाइसेंस लेना, कोई भी वेपन का लाइसेंस लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों फाइन एंड पेनल्टी। फाइन किस पे लगता है, लॉ ब्रेकर के ऊपर। पेनल्टी किस चीज की होती है, वो, हाँ, जो अगर आप टाइम पे कोई पेमेंट नहीं करते हो तो उसके लिए क्या लगती है, फिर पेनल्टी लगती है। आप लॉ ब्रेक करोगे, जैसे आपने रेड लाइट जंप कर दी, तो लॉ ब्रेक किया आपने तो फाइन लगेगा। क्या लगेगा, फाइन लगेगा। लेकिन आपने टाइम पे टैक्स नहीं दिया तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू है, और ये रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आएगा, लेकिन आएगा नॉन टैक्स के अंदर। तो फाइन एंड पेनल्टी हो गया। नेक्स्ट है बच्चों एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होते हैं, हाँ जी बोलो जी। हाँ, जो इंसान जिसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, और लेकिन और वो मर जाता है और उसकी कोई भी क्या नहीं है, विल नहीं है ना, उसने कोई विल नहीं लिखी, ना ही उसका कोई कौन है, लीगल आयर है, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, सरकार के पास आ जाएगी। इसे बोलते हैं एस्टेट्स। क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट को बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं, है ना, या कोई किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या मिलती रहती है, ग्रांट मिलती रहती है, ठीक है ना। अच्छा, सारे बच्चों को पता है गिफ्ट ग्रांट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ग्रांट स्पेसिफाइड पर्पज से दी जाती है, गिफ्ट में जो दिया वो उसको, उसका यूज आप किसी भी कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों फॉर फीचर्स। क्या है, फॉर फीचर्स में क्या होता है,
हाँ जी, फॉरफीचर में अगर आपने कोई क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर उसमें जो आपको पैसा देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, वो क्या होता है, फॉरफीचर होता है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो। याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? नेक्स्ट है बच्चों स्पेशल असेसमेंट। क्या है स्पेशल असेसमेंट? क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो जो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े उसका एक आपको स्पेसिफाइड परसेंटेज, एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना होता है, क्या बोल करके, स्पेशल असेसमेंट बोल करके। तो 9 बच्चे इसके हो गए, यस और नो? ये सारा जितना भी बच्चों लिखा है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, है ना, फाइन्स एंड पेनल्टीज, एस्चीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉर फीचर्स, स्पेशल असेसमेंट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। चार्ट पे आते हैं इसके, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सा चार्ट है, इधर दिखाता हूं आपको, ये वाला, ये पूरे बजटरी रिसीट्स का क्या है, चार्ट है। बजटरी रिसीट्स दो टाइप की हो सकती है, उसके दो बच्चे होते हैं, कौन कौन होते हैं, आ जाने दो एक बार स्क्रीन पे। दो बच्चे होते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो बच्चे, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना। फिर टैक्स के भी कितने बच्चे, दो बच्चे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट, इसके तो दो, बाकी नॉन टैक्स के नो, उसके नाम की अभी चर्चा करेंगे। कैपिटल रिसीट्स के तीन बच्चे होते हैं जो अभी आपको रिकॉल कराने वाला हूं मैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स और अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स के भी दो बच्चे होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, ठीक है ना। नॉन टैक्स के नो बोलो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टीज, एस्चीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फीचर, स्पेशल असेसमेंट। अब ये पूरा चार्ट अगर आपके ऐसे माइंड में छप गया हो तो हटा करके पूरा बोल सकते हैं क्या अपन लोग, बिल्कुल। मुझे बताओ बच्चों, बजटरी रिसीट्स कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, पहली रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के दो बच्चे, एक टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के दो बच्चे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के नो बच्चे, पहला इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टीज, एस्चीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। कैपिटल रिसीट्स के तीन बच्चे, पहला बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स के दो बच्चे, पहला डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, ठीक है ना। ये पूरा हो गया बच्चों, और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल वाले पे। देखो कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स मुझे बताओ, दर्द होती है कि डिस्को होती है, दर्द, क्यों होती है दर्द, हाँ, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है जिनके मिलने से या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए या तो गवर्नमेंट की असेट घट जाए, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या तो असेट घट जाए। मुझे बताओ दोनों ही सिचुएशन में, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, कोई भी एक होनी चाहिए, दोनों में दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा है। भाई देखो पैसा मिला, ठीक है ना, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई तो दर्द हो रहा है, भाई पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। पैसा मिला तो वो कैसे मिल सकता है, असेट्स को बेच करके, अबे यार मेरी असेट चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्को नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, हाँ जी। तो कैपिटल रिसीट्स, फाइनली जल्दी बोल दीजिएगा आप, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती है, बोलो ना, जो या तो क्या क्रिएट कर दे, या क्या क्या डिक्रीज कर दे, असेट्स को कम कर दे। क्या दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों, या एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो भी चलेगा। ये बताओ रिकरिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, हाँ, ये आम प्रैक्टिस में गवर्नमेंट को नहीं मिलता, ये कभी कभी होती है, ठीक है ना। और इसके तीन सोर्स होते हैं बोरोइंग, जैसे क्या कर लिया गवर्नमेंट ने, लोन ले लिया, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है इन बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि ओपन मार्केट पब्लिक से लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लिया, फॉरेन गवर्नमेंट से लिया, या कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लिया, कोई वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ वगैरह से, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली, तो ये बोरोइंग गवर्नमेंट की कौन सी रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि क्यों है ये कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन, हमने लोन दे के रखे थे तो हमारी एसेट थी वो, अब वो लोन हम कह रहे हैं हमारा लोन वापस करो भाई, तो हमारी एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो या तो लायबिलिटी बढ़ा दे या एसेट कम कर दे वो हमारी क्या, कैपिटल रिसीट। तो रिकवरी ऑफ लोन इज कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट्स, वो सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट है बच्चों अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स के दो बच्चे, पहला डिसइन्वेस्टमेंट, अगर हमने कहीं पे क्या करके रखा है बच्चों, इन्वेस्ट करके रखा है,
और अगर हम वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? हालांकि यहाँ पे वो चक्कर भी था जो मैंने आपको बताया था, डिसइन्वेस्टमेंट बताया था और प्राइवेटाइजेशन बताया था। प्राइवेटाइजेशन तो कब होगा? जब आपकी जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से कम हो जाए। लेकिन अगर आपकी शेयर होल्डिंग कितनी भी हो, आपने थोड़ा सा भी हिस्सा बेचा तो वो तो किस में ही आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट में आएगा, है ना। और फिर हमने यहाँ पे एक जनरलाइजेशन भी निकाला था। हाँ बोलो ना, क्या जनरलाइजेशन निकाला था कि privatization is considered as disinvestment, whereas disinvestment always need not be considered as privatization, क्योंकि disinvestment तो थोड़ा थोड़ा भी करके हो सकता है, वो सारी चीजें बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों स्मॉल सेविंग्स। हम क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा जमा कराते हैं, किसकी फॉर्म में? जो अपने केवीपी है, किसान विकास पत्र है ना, एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कराते हैं। तो हम तो जमा करा रहे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट को वापस तो करना है ना वो पैसा हमारा, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो वो चीज क्या आ जाएगी? गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग्स में आ जाएगी, ठीक है ना। और ये कैपिटल रिसीट्स है, बिकॉज इनसे क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों अभी आ जाते हैं, ये हमने कर लिया, एक्सपेंडिचर वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। रिसीट्स वाला पोर्शन तो हमने पूरा कर लिया, बात करते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर की। क्या होता है बजटरी एक्सपेंडिचर? जो सरकार खर्चा करने वाली है टोटल, वो क्या है? बजटरी एक्सपेंडिचर है। वो भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। बच्चों ये जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये जब ही समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले पढ़ा है, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों दर्द होता है कि डिस्को? दर्द होता है। ये ऐसा खर्चा होता है जिस खर्चे के करने से, बोलो क्या हो जाए? या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो या ना तो, ना तो, ना ही तो क्या हो? एसेट कम हो, और ना ही लायबिलिटीज इंक्रीज हो। हाँ बोलो, ए कुछ भी? अरे कहा नींद में हो क्या भाई? नींद में हो क्या? नहीं है ऐसा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना ही तो मेरी क्या होती है? एसेट क्रिएट होती है, और ना ही मेरी लायबिलिटी कम होती है। बताओ भाई, खर्चा भी हो गया, ना ही तो मेरी क्या क्रिएट हुई? एसेट क्रिएट हुई, और ना ही मेरी लायबिलिटी कम हुई। बताओ क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो दर्द हुआ, ठीक है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रेवेन्यू के लिए बच्चों दोनों कंडीशन क्या करनी होती है? सेटिस्फाई करनी होती है। ना ही तो इससे क्या होती है बच्चों? बोलो ना वापस से, ना ही तो इससे एसेट बढ़ती है, और ना ही लायबिलिटी कम होती है, दोनों ही चीजें, ठीक है ना। ये रिकरिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। सारे बच्चों को पता है जो रेवेन्यू नेचर की आइटम होती है वो रिकरिंग ही होती है, ठीक है ना। और ये जो पैसा जो गवर्नमेंट खर्च करती है, ये इकोनॉमी की नॉर्मल फंक्शनिंग पे खर्च करती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए। गवर्नमेंट इससे बच नहीं सकती, गवर्नमेंट को ये खर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमी को चलाना है। जैसे कि सैलरी देना बच्चों, पेंशन देना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना। भैया इंटरेस्ट तो अभी उधर आ रहा था, रिसीट्स में आ रहा था, अरे वो इंटरेस्ट मिल रहा था। इस बार इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है? पे कर रही है। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिन सर्विसेज, जो कंट्रोल करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ट्रैफिक पुलिस पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज पे या डिफेंस आर्मी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये सब कैसा खर्चा है बच्चों? ये देखना, इन सब के हमने यहाँ पे इमेज भी लगाई है, ठीक है। कोई भी खर्चे को रेवेन्यू खर्चा होने के लिए दोनों कंडीशन क्या करनी होती है? सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है जो ग्रांट प्रोवाइड कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज ऐसा नहीं समझेगा कभी ये पैसा वापस देगी, वो पैसा वापस नहीं आएगा ना, ये तो चला गया, ठीक है ना। और ना ही इससे क्या क्रिएट हो रही है बच्चों? कोई एसेट क्रिएट हो रही है, ना ही हमारी कोई लायबिलिटी कम हो रही है ना। तो ये क्या है? बोलो ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बात करें अगर किसकी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये दर्द है कि डिस्को? ये क्यों है डिस्को? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसके करने से या तो मेरी एसेट क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। मेरी से मतलब है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट की या तो एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए। ये रिकरिंग नेचर की होती है कि नॉन रिकरिंग नेचर की? नॉन रिकरिंग नेचर की, ठीक है ना। अच्छा मान लिया अगर मोदी जी भाषण दे आज के टाइम पे, तो मोदी जी से भी क्या बना देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकरिंग बना देंगे। क्या बना देंगे? अब भाई लॉजिक भी दे सकता है वो बंदा, कह रहे देखो इतने हाईवे बना रहे हैं हम, हमारा तो
वो बोलेंगे, वो अपने भाषण में ऐसा बोलेंगे, भाइयों बहनों पहली सरकारों में क्या होता था, नॉन रिकरिंग खर्चा होता था। क्या होता था? जब से हमारी सरकार आई है हमने इसको रिकरिंग बनाने का काम किया है, आए दिन हमारे नए नए क्या बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, ठीक है ना, वैसा। तो इससे हमारा जो बच्चों हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, हमारी एसेट्स बढ़ती है, ठीक है। और जो फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का साइकिल क्या करती है, चलाती है। कोई भी खर्चे को क्या होने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए कोई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि कोई भी एक चल जाए तो हो जाएगा काम, कोई भी एक हो जाए तो। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दिए, लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, हमने लोन दिया किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, तो एसेट क्रिएट हुई है भाई, क्या क्रिएट हुई है, एसेट। कभी लोन का नाम देख के बोरोइंग सोचो, लोन दिया है तो एसेट क्रिएट हो गई हमारी। एक्सपेंडिचर किया हमने बिल्डिंग बनाने पे, फ्लाईओवर बनाने पे, फैक्ट्री वगैरह बनाने पे, या मशीनरी परचेज की है, या अपना लोन वापस कर दिया जो हमने ले रखा था। लोन वापस करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट बच्चों, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, पेपर में तो आएगा नहीं लेकिन कराया था मैंने आपको, बहुत सिंपल है। प्लान एक्सपेंडिचर कौन, जो हमारे प्लान में कवर अप है, जो हमारे 5 ईयर प्लान में कवर अप है, वो क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर। भैया ये हटा क्यों, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान ही नहीं रहे, अब तो नीति आयोग आ गया ना, अभी उधर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो हमारे 5 ईयर प्लान में कवर अप होता है। ये कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अरे जो हमारे प्लान में वो रेवेन्यू नेचर की भी खर्चे हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे वही ऊपर वाले एग्जाम्पल रहेंगे, रेवेन्यू के भी खर्चे वो लिख दो यहाँ पे, जो खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं वो लिख दो। नेक्स्ट है बच्चों नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं, जो हमारे डिटेल 5 ईयर प्लान में कवर अप नहीं है, जो हमें ऐसे ही मतलब करने पड़ जाएंगे लेकिन इनसे बच नहीं सकते, ठीक है ना। मान ले कोई डिजास्टर आ गया तो उस केस में हमें ये प्लान में तो था नहीं हमारे, है ना। लेट सपोज प्लान में था भी हमारे कि भाई अगर कोई डिजास्टर आएगा तो उतना पैसा अलॉट करेंगे हम, लेकिन करना ज्यादा पड़ गया तो नॉन प्लान हो गया। क्या हो गया, नॉन प्लान हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ाया था बस जस्ट आपको। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं, जिनसे जिनसे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और नॉन डेवलपमेंटल कौन से, जिनसे डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि डिफेंस पे खर्च करना, डिफेंस पे खर्च करना डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है, बिकॉज वो हमें दूसरी कंट्री के अटैक से बचा के रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन डेवलपमेंटल के अगर हम एग्जांपल देंगे तो सारे डेवलपमेंटल ही होते हैं, फ्लाईओवर बनाना, हाईवे बनाना, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल वगैरह बनाना, ये सब क्या है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ बजट। बच्चों 3 तरीके के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, बोल दीजिए, आपकी एनर्जी कम लग रही है, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, और जितना खर्चा उतनी इनकम। खर्चा ज्यादा करेंगे कलेक्शन कम करेंगे, खर्चा हम क्या करेंगे, कम करेंगे, और कलेक्शन ज्यादा करेंगे, तो कौन सा बजट, सरप्लस बजट। तीनों बजट की देखो डेफिनेशन ये लिखे जो आपने अभी बोला, ठीक है ना। अब जो डेफिसिट बजट है, डेफिसिट बजट को भी हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। या पहले अगर ये देख लेते हैं कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है। सिंपल बजटरी डेफिसिट क्या होता है, जब टोटल खर्चा आपका क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, किससे, टोटल रेवेन्यू से, तो वो बजटरी डेफिसिट होता है। और ये बजटरी डेफिसिट 3 टाइप का होता है, ठीक है ना, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किसका ज्यादा हो जाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज्यादा हो जाना, किससे, रेवेन्यू रिसीट से। यही क्या कहलाता है, आरडी, बोले तो रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट अगर कोई भी गवर्नमेंट को आता है तो ये सिग्निफाई करता है कि गवर्नमेंट अपने क्या भी नहीं कर पा रही है, जो डेली रूटीन के खर्चे है वो भी पूरे नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना इनसफिशिएंट है कि वो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर जो खर्चा करना है वो भी नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। और ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के हमने स्टेप बताए थे, ये तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेना रिवीजन में, तो क्या बताऊं मैं। इधर आ जाओ, इम्प्लीकेशंस पे आ जाते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा आरडी आने का। पहला है वही जो अभी बताया था आपको, ये दर्शाता है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने नॉर्मल रूटीन के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है, पहला पॉइंट लिखा है। दूसरा, ये शो करता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस सेविंग करेगी। क्या करेगी भाई, जब एक बात बताओ, कहीं पे तो घाटा आ रहा है ना, तो जहां पे फायदा आ रहा होगा उस फायदे को यूज करेंगे ना, नहीं समझो,
मान लिया आपके पापा कितने बिजनेस करते हैं, 2 बिजनेस करते हैं, 3, चलो 3 मान लो, 3 बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस में लॉस आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो फिर जिसमें प्रॉफिट आ रहा है वहां का प्रॉफिट निकाल करके किसको संभालने की कोशिश करेंगे, जिसमें लॉस आ रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चलो ठीक है इसको संभाल लिया, लेकिन उसके तो फाइनेंशियल बिगड़ गए ना, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट आ रहा था, उसके प्रॉफिट को हमने कहीं और यूज कर लिया। अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा था तो वो उसी में लगना चाहिए था उसको, और उसकी ग्रोथ को और एंश्योर करने के लिए, लेकिन हमने वो कहीं पे और पे यूज कर लिया, तो डिसेविंग की हमने, क्या की, तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा तीसरा क्या है बच्चों, इसका मतलब ये भी है कि अगर गवर्नमेंट को कॉन्टिन्यूसली आरडी आता रहेगा तो गवर्नमेंट इस घाटे की पूर्ति कहां से करेगी, कहां से, बोरोइंग करके, कहां से। और जब तुम्हें पता है अगर बोरोइंग करेगी तो फिर कौन सा भी घाटा आएगा, अगले वाला एक्टिवेट हो जाएगा ना, कौन, एफडी, फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आ रही है। ये तो और भी बुरी बात है, मतलब ये बात है, ये ऐसा हुआ कि तुम अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हो और अय्याशी में पैसा उड़ा रहे हो, मूवीज वगैरह देखने में इधर उधर अय्याशी कर रहे हो, वो भी लोन लेकर के, ठीक है ना। ये तो और भी बुरी बात है, बिकॉज आपको उस लोन का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो लोन भी रीपे करना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि जहां पे तुमने वो पैसा उड़ाया, वो पैसे से ना तो कोई एसेट क्रिएट हुई, ना ही कोई तुम्हारी लायबिलिटी कम हुई, तुमने तो वो पैसा जस्ट उड़ा दिया अय्याशी में, ठीक है ना। तो ये तो और भी बुरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे क्या आती है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशन आती है। क्या आती है, इन्फ्लेशन। क्यों आती है इन्फ्लेशन, वो पूरा आपको डिटेल में बताया था। इन्फ्लेशन क्यों आएगी बच्चे लोगों, जब हम लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उनकी जरूरतें तो पूरी हो रही है, उनकी जरूरतें तो सरकार पूरी कर रही है, वो अपना पैसा किस में उड़ाएंगे, अय्याशी में, है ना। मेरे बच्चे को तो कौन पढ़ा रहा है, गवर्नमेंट पढ़ा रही है, बढ़िया पढ़ा रही है ना। ऐसे स्कूल तो प्राइवेट भी नहीं है, अगर मान ले दिल्ली की बात करें तो वो कह रहे कि ऐसे स्कूल तो प्राइवेट भी नहीं जैसे गवर्नमेंट मेरे बच्चे को पढ़ा रही है। तो मेरा तो पैसा बच गया ना, वो मैं अगर अपने बच्चे के ऊपर 4-5 लाख रुपए साल में खर्च करने वाला था, तो मेरा वो पैसा बच गया। अब मैं उस पैसे को क्या करूंगा, मैं से अय्याशी बढ़ाऊंगा। पहले तो मेरे को पिज्जा खाने का पैसा नहीं मिल रहा था, आज वो भी मिल रहा है। तो अब ना मार्केट लोगों की क्या है ना, परचेजिंग पावर ज्यादा है, क्या है, और जब परचेजिंग पावर ज्यादा है तो मार्केट में डिमांड करेंगे, मार्केट में डिमांड करेंगे तो एडी ज्यादा होगी, और सारे बच्चों को पता है एडी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन आएगी। समझ में आ रही ना बात, हाँ जी। तो इससे इन्फ्लेशन होगी। दूसरा क्या होगा बच्चों, फ्यूचर बर्डन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फ्यूचर बर्डन बढ़ेगा। क्यों, फ्यूचर बर्डन क्यों बढ़ेगा, आगे आने वाले टाइम में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, साथ में क्या भी करनी पड़ेगी, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। और अगर हमने टाइम पे इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डबल मार पड़ेगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी कौन सी अमाउंट पे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो अब किस में कन्वर्ट हो चुका, इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ही कन्वर्ट हो चुका। तो वो चीज है बच्चों। और एक अगर बहुत ज्यादा आपको क्या आएगा, आरडी आएगा, तो वो गवर्नमेंट को क्या भी दे रहा है, वार्निंग भी दे रहा है कि भाई संभल जाओ, ठीक है ना, अदरवाइज तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला नहीं है। तुम्हारी पूरी जो गवर्नमेंट है ना बिगड़ जाएगी, उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी, अगर ये बार बार घाटा आता रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक इंडिकेशन भी है, ठीक है। कैसे सही कीजिएगा इसको, आरडी को कैसे सही कीजिएगा, या तो भाई सिंपल सी बात है, या तो खर्चा कम कर दो या अपना रेवेन्यू बढ़ा लो, सिंपल। नेक्स्ट है बच्चों, अगला जो डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है, टोटल खर्चों का ज्यादा हो जाना, टोटल खर्चों का ज्यादा हो जाना, टोटल रिसीट से, लेकिन किसको छोड़कर, बोरोइंग को छोड़कर। किसको छोड़कर, बोरोइंग को क्यों छोड़ रहे हैं भाई, जो गैप निकलेगा वही तो बोरोइंग है। अगर तुम बोरोइंग को भी ले लोगे तो फिर तो फिस्कल डेफिसिट कभी आएगा नहीं, वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। एफडी अपने आप में शो ही क्या करता है कि हमें गवर्नमेंट को यानी कितना लोन लेना है। और हमने बताया भी था आपको कि अगर आपके पास ऐसा डेटा नहीं है कि जहां पे आप क्या निकाल सकते हो, एफडी निकाल सकते हो, तो अगर बोरोइंग दी है तो सीधा एफडी किसके इक्वल हो जाता है, बोरोइंग के इक्वल हो जाता है। वो ऐसा लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला है किसका, एफडी का, एफडी इज इक्वल टू टी माइनस टी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है ना। ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपनी औकात से ज्यादा कितना खर्च कर रही है, ठीक है ना। और बाकी सब बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये वो एक्स्ट्रा वाला वो है, मतलब जो एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने आपको समझाया था ना कि वो डिसइन्वेस्टमेंट में, अदर सेविंग्स में वो जो समझाया था वो वाला डिस्कशन है, वो अब यहाँ पे रिवीजन में मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम समझ में नहीं आएगा, तसल्ली से जाके अपना पढ़ना, वो तब समझ में आएगा, ठीक है ना। जो 1-2 बुलेट लिखे यहाँ पे, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट समझ लो क्या होती है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जिनसे क्या होता है बच्चों, जिनसे गवर्नमेंट की क्या क्रिएट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो फिर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी होती है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है जिनसे लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, उनसे क्या होती है, असेट्स कम होती है। वेरी गुड, है ना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया,
अब इसका जो वो है ना, ये जिस कंटेक्स्ट में बताया उसको उसमें यूज करना, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। वो देखो मेन लेक्चर में बताया था, अभी रिवीजन में बताना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत तेजी स्पीड से करा रहा हूँ मैं। पहली बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें वही समझेगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मेजरली बच्चों को समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बजाया हमने इस चैप्टर को, लेकिन जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा चैप्टर शायद मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बच्चों, ये बूस्टर ऑब्जर्वेशन ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ देख लेना, इसके स्टेप्स है वो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं हम वो। इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं बच्चों। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या है, उसके इम्प्लीकेशन। डीआईडी हैम्पर्स द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। डीआईडी हैम्पर्स द, डी फॉर डेट ट्रैप, डी फॉर डेट ट्रैप। अगर एफडी आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा तो गवर्नमेंट एक विशियस सर्कल में फंस जाएगी इसके डेट के, है ना, जहां पे ये होगा कि हम एक डेट को चुकाने के लिए दूसरा डेट लेंगे और दूसरे को चुकाने के लिए, भाई इतना इंसान फंस जाता है इस चक्कर में कि उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और बहुत सारे लोग अंजाम दे भी दे देते इस काम को। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात। तो अपने लाइफ में आज इस टॉपिक के थ्रू, इस मंच से आपको एक मैसेज है, अपने फाइनेंस को कभी भी बिगड़ने मत देना बच्चे लोगों। खर्च बेटा उतना ही करो रेवेन्यू नेचर की चीजों पे जितनी तुम्हारी औकात हो। शायद सुनने में ऐसा कड़वा लग रहा होगा कि कड़वा बोल रहा हूं मैं बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चों फायदे में उसमें रहोगे कि अपनी औकात के हिसाब से खर्च करोगे, ठीक है ना। आप आपकी फैमिली के लिए एसेट्स होने चाहिए, ना कि लायबिलिटीज, ठीक है ना। अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। और उल्टा सीधा खर्च करोगे ना, अंधाधुंध खर्च करोगे, आज तो लग रहा है कि बाप की दौलत उड़ा रहे हैं हम, है ना, जब टाइम आएगा ना तो फिर दिक्कत होएगी। तो आज इस टॉपिक से, इस चैप्टर से यही सीख लेनी चाहिए हमें कि हमें उल्टा सीधा खर्च नहीं करने का, है ना। ऐसी चीजों पे खर्च करो जिनसे एसेट क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? एसेट क्रिएट होती है ना। और जो बच्चों डेप्रिशिएबल एसेट होती है उनको हम एसेट नहीं मानते फाइनेंस वाले। समझ में आ रही ना, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट वो ठीक है एसेट है, लेकिन एसेट नहीं होती है, वो उन पे डैप लगता है। ऐसी एसेट पे पैसा लगाओ जिन पे डैप ना लगे, इनफैक्ट उन पे कैपिटल एप्रिसिएशन हो, जो आपको आगे फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करके दे, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट को क्या आएगा, एफडी आएगा, तो गवर्नमेंट किसके ट्रैप में फंस जाएगी? डेट के ट्रैप में फंस जाएगी, जहां पे क्या करेगी वो, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लेगी, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा, और मजे की बात है हर बार ज्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज पहले वाले का ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो फंस जाएगा इंसान, फिर वो गोल 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 घूमता रहेगा। जब लोग बार बार फोन करेंगे घर पे, ठीक है ना, भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, रास्ते में मिल रहे तो पैसा दो, घर पे मिल रहे पैसा दो, बाप मिल गया पैसा दो, माँ मिल गई पैसे दो, ठीक है ना। जब ऐसा रहेगा तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना। तो उससे बच के रहने का, ये गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे फिलहाल हम बच्चों। इससे क्या भी आती है? इन्फ्लेशन आती है। वो मैं बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन कैसे आती है। जब ओवरऑल आप खर्चा ज्यादा करोगे तो लोगों की परचेसिंग पावर वही बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो रेट बढ़ेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैम्पर द फ्यूचर ग्रोथ। इससे फ्यूचर की ग्रोथ क्या होती है? हैम्पर होती है। क्यों होती है? आज हमने लोन लेके डाल दिया, तुम समझो, तुमने अगर लोन ले लेके डाल दिया, ठीक है ना, अपने मजे के लिए तुम या कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, तुमने लोन ले लिया बहुत ज्यादा, तुम्हारे आने वाली जनरेशन तो तुम्हारा पैसा ही भरते रहेगी। हाँ बोला ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें गाली मारेंगे चार, कह रहे कि हमारा बाप, ये देखो इंस्टाग्राम देखो खोल के इसकी, ठीक है ना, कितने अय्याशी उड़ा रहा था, ऐसे कितना मजे ले रहा था, अपन लोग तो इसके पैसे भरने में लगे हुए हैं। समझा क्या आपको? तो कहीं ना, सुनो ना, जो बच्चा क्या करने वाला था? फ्यूचर की ग्रोथ करने वाला था। यहाँ पे मतलब उसका आने वाली सरकारें जो फ्यूचर की ग्रोथ करने वाली थी, वो जैसे सोचते हैं हमें हाईवे बनाना है, इतने में वो पुराने वाले आ जाते हैं, लाओ भाई हमारा पैसा दो, पैसा आ गया ना तुम्हारे पास, हाईवे बाद में बनाना, पहले हमारा पैसा दो। तो बताओ वो जो फ्यूचर की ग्रोथ हो सकती थी वो हैम्पर हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो ये होता है। नेक्स्ट है बच्चों क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि अगर सारा पैसा गवर्नमेंट ही आरबीआई से लोन के तौर पे ले लेगी या मेजरली पैसा ले लेगी, ये बोल करके कि भाई हमें तो घाटा आ रहा है, तो फिर आरबीआई पब्लिक को क्या सर्व करेगा? पब्लिक के लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं, जिससे देश के अंदर क्या नहीं होगी? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो सारे बच्चों को पता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो देश की जीडीपी कम होगी, है ना। और वैसे भी लोगों का वेलफेयर भी नहीं होगा, लोग एक नॉर्मल पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, तो बहुत सारी चीजें होती है। अब इसको पूरा कहां से करेंगे बच्चों? ये जो घाटा आया, एफडी आया, फिस्कल डेफिसिट, इसको पूरा कहां से करेंगे? सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। दो तरीके हमारे पास, एक बोरोइंग्स और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है ना। बोरोइंग यानी कि लोन ले ले गवर्नमेंट, या दूसरा
डेफिसिट फाइनेंसिंग वो क्या होता है अभी बताता हूँ। बोरोइंग में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से क्या लेती है, पैसा लेती है उधार पे, ठीक है ना। और इंटरनल सोर्स जैसे कि पब्लिक से ले सकती है, कमर्शियल बैंक से, मतलब बच्चों से भी तो लेती है ना, अपने ही बच्चों से। कौन, अरे जो बैंक है वो एक टाइप से बच्चे ही तो है, समझो कि आरबीआई भी एक टाइप से बच्चा है और वो बच्चे के भी बच्चे है, कमर्शियल बैंक तो वैसा, ठीक है ना, एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकती है, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह वगैरह। वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है बच्चों, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब गवर्नमेंट को घाटा लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो घाटे की पूर्ति के लिए आरबीआई से लोन लेती है, और आरबीआई इस पर्पस के लिए नई करेंसी क्या करती है, छापती है, ठीक है ना। अच्छा, दोनों में से अगर हम बात करें, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, लेकिन अगर हम दोनों में से बात करें कि एफडी को फाइनेंस करने के लिए दोनों में से बेटर सोर्स कौन है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या वो बोरोइंग, बोरोइंग। क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग से बच्चों क्या होगा, परमानेंट इन्फ्लेशन आएगी, क्या आएगी, क्योंकि नया पैसा छापा और नया पैसा वो मार्केट में सर्कुलेट करेगा, जब तक वो पैसा सर्कुलेट करता रहेगा, और एक बार बेटा जो पैसा आ गया तो आ गया, ठीक है ना, वो परमानेंट इन्फ्लेशन रहेगी। लेकिन बोरोइंग में क्या रहेगा कि बोरोइंग में टेम्परेरी इन्फ्लेशन रहेगी, जब तक आपने बोरोइंग करके रखी तब तक तो मार्केट में इन्फ्लेशन रहेगी, जैसे क्योंकि वो बोरोइंग वापस भी तो करनी है आपको, जैसे आपने वो लोन चुका दिया, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपकी इन्फ्लेशन क्या होगी, मार्केट से कम हो जाएगी। भैया कैसे हो जाएगी, अरे एक बात और बता दूं बच्चों, जो जब हम बोरोइंग करते हैं ना, तो बोरोइंग करने में भी एक टाइम पे तो इन्फ्लेशन होगी, एक टाइम पे नहीं होगी। अगर हमने इंटरनल सोर्सेज से क्या की है, बोरोइंग की है इंटरनल सोर्सेज से, तो इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो सकती है, इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि पहले भी वो मार्केट में पैसा सर्कुलेट कर रहा था। मान लिया पहले वो तुम कर रहे थे उसे सर्कुलेट, तुम करा रहे थे, अब मैं करा रहा हूं, पैसा तो उतना ही है ना, तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब हम एक्सटर्नली क्या करते हैं, एक्सटर्नली बोरोइंग करते हैं, तब कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है, जब तक हम वापस से रीपे नहीं करते तब तक क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो बोरोइंग एक बेटर सोर्स है किसको फाइनेंस करने का, डेफिसिट, सॉरी फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का, रादर देन डेफिसिट फाइनेंसिंग। लास्ट टॉपिक इज देयर बच्चों, उसके बाद ये भारी भरकम चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, रिवीजन के तौर पे समाप्त होएगा। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट। ये तो बेटा कहने की बात है, ये तो मैंने इंग्लिश में बोल दिया कि ये डिफरेंस होता है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, एफडी बताता है, एफडी बताता है कि हमें कितना लोन लेना है, कितना घाटा हुआ है, ओवरऑल कितना घाटा हुआ है। लेकिन 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 पीडी हमें बताता है क्या, कि आने वाले साल के लिए या उसकी वजह से, आने वाले साल की वजह से कितना घाटा हुआ है। क्योंकि बेटा अगर हम पूरे घाटे में से इंटरेस्ट घटा देंगे, इंटरेस्ट इस साल का नहीं है, इंटरेस्ट है जो हमने जो पास्ट में जो बुरे कर्म किए थे उनका जो हमें क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो उसे हटा दो आप, तो करंट ईयर में यानी कि आने वाले साल में प्योर प्योर कितना घाटा है वो बताता है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। जबकि फिस्कल डेफिसिट टोटल घाटा बताता है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, पीडी का फॉर्मूला होता है एफडी माइनस इंटरेस्ट। और बच्चों सीधा सीधा अब इसके मेरे ख्याल इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट को करंट ईयर के लिए कितना बोरो करना है। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी बोला आपको, है ना। दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों, पीडी का और एफडी का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, इंटरेस्ट के इक्वल होता है। आप करके भी देख लीजिएगा क्या, क्योंकि क्या होता है, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट को इधर लेके आओ और पीडी को उधर लेके चले जाओ, तो एफडी में से पीडी घटाओगे तो आप क्या ही आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। वो ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर बहुत कम है या जीरो है प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी डेफिसिट है वो या तो जीरो है या क्या है, बहुत कम है। ये शो करता है कि जो पहले जो लोन थे ना बच्चों, वही तुम्हें क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं नया लोन लेने के लिए। बताना कैसे, 24 साल का तो कोई आया नहीं घंटा। हाँ जी, अगर आपका ये बोल रहा है अगर आपका पीडी क्या है, बहुत कम है या जीरो है, उसका मतलब ही क्या है कि करंट ईयर में तो कोई घाटा नहीं है। तो इसका मतलब जो सारा का सारा जो लोन लेना पड़ रहा है आपको, जो एफडी आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। वो न्यूमेरिकल देख लेना, मैंने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया है उसे, ठीक है ना। और अगर प्राइमरी डेफिसिट बच्चों फिस्कल डेफिसिट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वो है, जो इंटरेस्ट है वो क्या है, जीरो है। वो इंटरेस्ट क्या है, जीरो है। तो मतलब जो प्राइमरी वही क्या है, फिस्कल, मतलब जो टोटल घाटा है वो प्योर प्योर किसके लिए है, करंट ईयर के लिए है, या करंट ईयर की वजह से है। समझ में आ रही है बात। इंटरेस्ट कोई यानी कि पास्ट में हमने कोई भी बुरे कर्म
नहीं किए, पास्ट में बहुत अच्छी से सरकार हमने चलाई है, तो ये वो शो करता है। और फाइनली बच्चों 2 बुलेट और है। प्राइमरी डेफिसिट किसका रूट कॉज है और फिस्कल किसका रूट कॉज है? प्राइमरी की वजह से फिस्कल आता है, फिस्कल की वजह से, पहले ये समझ लो फिस्कल की वजह से प्राइमरी क्यों आता है। फिस्कल आएगा तो फिस्कल का फिर इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा? और जब इंटरेस्ट आएगा तो पिक्चर में कौन आएगा? पीडी। तो फिस्कल की वजह से कौन आया? पीडी। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा तो हमें और क्या जरूरत पड़ेगी? लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर वापस से वो हमें एनकरेज करेगा और ज्यादा बोरिंग लेने के लिए, तो ओवरऑल घाटा पड़ेगा। तो पीडी की वजह से क्या आता है? एफडी आता है। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। यार बीच में बता दिए होते